नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 24 है और ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर आईसीएस का। और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगी कि आपको कहीं और से एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, भारत का संविधान मान्यता देता है। आपके ऑप्शन हैं ए ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, बी ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, डी रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो भारत का संविधान किसकी मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, सी धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक को, या डी धार्मिक भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 ईयर्स इज। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आपके ऑप्शन हैं ए इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी अ फंडामेंटल राइट, सी अ स्टैट्यूटरी राइट, डी नन ऑफ द अबव। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार वो किसके अंतर्गत आता है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, बी एक मौलिक अधिकार है, सी एक वैधानिक अधिकार है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दूसरे क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया था 2002 में, और ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसे एज अ फंडामेंटल राइट प्रोड्यूस दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A जो क्या है? राइट टू एजुकेशन, और एज क्या है? 6 to 14 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010, या डी 1 दिसंबर 2010। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 को जो राइट टू एजुकेशन है उसे अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू इंफॉर्मेशन, बी राइट टू वर्क, सी राइट टू एजुकेशन, या डी राइट टू हाउसिंग। इन दोनों में से कौन सा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट भी और साथ में ह्यूमन राइट भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम करने का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी आवास का अधिकार। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन ए द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age group of 6 to 14 year. Reason, in a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as human right.
इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दावा राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है, इसका चयन करना है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर लिखा कीजिए मेरे आंसर देने से पहले। तो देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या कह रहा है इसका कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो रीजन आर है वो असर्शन ए की पुष्टि भी कर रहा है कि ये जो डेवलपमेंट के लिए, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है उसके लिए भी जो ये हमारा फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डी, राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? पहला है देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार, दूसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, डी, किसी भी पेशे या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये कभी भी निलंबित नहीं होता है और इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये किस आर्टिकल में आता है? ये एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे ऐड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं: ए, बुद्धिस्ट, बी, जैन, सी, पारसीज, डी, सिख। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हिंदू शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन बट दे डू नॉट इंक्लूड पारसीज। तो जो आर्टिकल 29 जो उसमें जो 25 आर्टिकल है उसमें जो हिंदू शब्द है वो किस किस को इंक्लूड करता है? वो बुद्धिस्ट को इंक्लूड करता है, जैन को इंक्लूड करता है और सिख को इंक्लूड करता है, पारसीज को इंक्लूड नहीं करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज गिवन टू द स्टेटस ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज इट एंटाइटल्ड टू? पहला, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, तीसरा, इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होता है? पहला, यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है, दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा के लिए नामांकित करते हैं, तीसरा, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका आपको चुनाव करना है।
तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है कि इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो ये तीसरा स्टेटमेंट है, इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही होता है और पहला और तीसरा देखिए ऑप्शन सी में है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस? किसी भी अपराध के आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके लिए प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 22 या डी आर्टिकल 74। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ या सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कवर किया जाता है। तो इस तरीके से 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में डबल बार और आत्म दोषारोपण से सुरक्षा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 22, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 20। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 20। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि वो अपने आप को सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं घोषित कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अंडर विच आर्टिकल द अबव प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवन? किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। उपयुक्त अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 11, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 26। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन? कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 22। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the ground for each such arrest, or nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर। निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके ऑप्शन से ए फर्स्ट 1 महीने के लिए, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ या डी 9th मंथ। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा कितने दिनों के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 मंथ के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। आपके ऑप्शन से ए मैंडमस, बी हेबियस कॉर्पस, सी सर्चुरी, डी प्रोहिबिशन। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर। भारत में बंधुआ मजदूरी को किस वर्ष पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आपके ऑप्शन से ए 1971, बी 1976, सी 1979 या डी 1981। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1976। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय। खतरनाक रोजगार में बाल श्रम को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। आपके ऑप्शन से ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिसंबर 10, 1996, सी यूनाइटेड नेशन चार्टर या डी ऑल ऑफ द अबव। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया था हजार्ड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोहिबिट है, और जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 1996 उसमें भी प्रोहिबिट है, और जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें भी प्रोहिबिट है। तो इस तरीके से 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक अ मैन विदाउट शेडो। रिक्त स्थान को भरना है कि डैश कर्तव्यों के बिना, छाया के बिना पुरुषों के समान है। आपके ऑप्शन हैं ए बिलीफ, बी राइट, सी मॉरल, डी वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, राइट विदाउट ड्यूटीज आर लाइक अ मैन विदाउट शेडो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, in the context of India, which one of the following is the correct relationship between right and duties? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है। आपके ऑप्शन से ए राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, बी राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, सी राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, डी ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। नवे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है। ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंध है, बी अधिकार व्यक्तिगत है और इसलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं, डी राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अधिकार नहीं। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ये बिल्कुल सही है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ एक सहज संबंध है। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following is the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement?
निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान, बी आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, भाग 4 में अनुच्छेद 17 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता, या डी आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसके तहत निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें संरक्षित किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 29। तो 21 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। आपके ऑप्शन से ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी सोशल डेमोक्रेसी, सी गांधीयन डेमोक्रेसी या डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो जो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। इससे क्या होता है? इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट के रूप में ग्रो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए सोशलिस्ट, बी लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट, सी गांधीयन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है? बताइए। 23वें का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो समाजवादी है, क्या वो उदारवादी है, क्या वो गांधीवादी है, सभी के सभी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक शर्तें हैं उसको कैटेगराइज किया गया सोशलिस्ट में, गांधीयन में और लिबरल इंटेलेक्चुअल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बी टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सी टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट या डी टू स्टैब्लिश अ सेकुलर स्टेट। इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या बी सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सी धार्मिक राज्य की स्थापना या डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में कवर होता है? आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को कवर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बी टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर,
सी टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और डी टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा है जो डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। तो इसमें आएगा टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट जो है वो एक डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर आईसीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।